हर देश की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लोहे और पत्थर से गढ़ी जाती हैं, कुछ जीत और हार से। लेकिन अमेरिका की कहानी वो एक विरोधाभास पर बनी है। एक ऐसे विचार पर जो दुनिया को आज़ादी का सपना दिखाता है, लेकिन जिसकी अपनी ही नींव गुलामी, संघर्ष और एक गहरे टकराव पर रखी गई थी। आज हम इसी जटिल किरदार की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो शुरू से लेकर आज तक खुद से ही लड़ती आई है। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये सवाल पूछना जरूरी है, अमेरिका का जन्म आखिर हुआ कब? क्या ये 1776 था जब आज़ादी का ऐलान हुआ, या शायद 1492 जब क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज पहली बार इस जमीन के किनारे लगे? लेकिन ये तारीखें, ये तो कहानी के बस कुछ पन्ने हैं, पूरी किताब नहीं। सच तो ये है कि एक देश या एक प्रोजेक्ट बनने से बहुत बहुत पहले ये जमीन हजारों सालों से एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया थी। तो चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत नक्शों और झंडों से नहीं करते, बल्कि उस दुनिया से करते हैं जो यूरोपीय लोगों के आने से सदियों पहले यहाँ फल फूल रही थी। ये कोई खाली, वीरान या जंगली जमीन नहीं थी, जैसा कि बाद में दुनिया को बताया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्थापित, जटिल और इंसानी भावनाओं से भरी हुई दुनिया थी। देखिए, ये सोचना कि ये एक नई दुनिया थी, शायद इतिहास के सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। यहाँ मायन, एज़टेक, प्यूब्लो और चेरोकी जैसी महान और जटिल सभ्यताएं थीं। उनके पास सरकार चलाने के अपने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम थे, व्यापार के अपने रास्ते थे और जीने का अपना एक नजरिया था। उनकी अपनी आध्यात्मिक मान्यताएं थीं, अपने देवता थे, अपनी कहानियां थीं। वो किसी के आने और उन्हें खोजने का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो तो पहले से ही अपने दुनिया में जी रहे थे। और फिर हजारों मील दूर एक दूसरे महाद्वीप पर, यूरोप में, एक भूख पैदा हो रही थी। और ये सिर्फ पेट की भूख नहीं थी, ये एक अलग ही तरह की, एक कभी न मिटने वाली भूख थी। सोने की भूख, मसालों और नए व्यापार मार्गों की भूख, और सबसे बढ़कर जमीन और साम्राज्य के विस्तार की भूख। और इतिहास गवाह है, जब ये भूख एक साम्राज्य की शक्लें ले लेती है तो बड़े बड़े समुंदर भी उसे रोक नहीं पाते। और यहीं से कहानी का वो मोड़ आता है जहां दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। इसे खोज या डिस्कवरी कहना शायद सही नहीं होगा, ये एक टकराव था, एक हिंसक टक्कर जो पूरी तरह से आर्थिक महत्वाकांक्षा और सत्ता की चाह से पैदा हुई थी। और इसी टकराव की कोख से अमेरिका के उस सबसे बड़े और बुनियादी विरोधाभास का जन्म हुआ जो आज भी उसकी पहचान का एक अटूट हिस्सा है, आज़ादी की जमीन, जो असल में विजय और कब्जे पर बनी थी। इस टकराव की मानसिकता को समझने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी का ये एक जुमला ही काफ़ी है। उसने लिखा, ये लोग सीधे साधे हैं, इन्हें बड़ी आसानी से ईसाई बनाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सोचिए, ये सिर्फ एक जहाज के कप्तान की राय नहीं थी, ये आने वाली सदियों की सोच का, एक पूरी मानसिकता का पहला और सबसे साफ संकेत था। नियंत्रण, शोषण और अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ समझने का एक ऐसा पैटर्न जिसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिका का पहला बड़ा बदलाव कोई कुदरती या ऑर्गेनिक विकास नहीं था। ये बाहर से थोपा गया था और ये बहुत हिंसक था। स्पेन के लोग सोना और सत्ता की तलाश में आए, मिशनरी आए लोगों का धर्म बदलने के लिए। लेकिन उनका सबसे घातक और विनाशकारी हथियार न तो उनकी तलवारें थीं और न ही उनकी बंदूकें। उनका सबसे खतरनाक हथियार था अदृश्य, वो कीटाणु जो वो अपने साथ लेकर आए। चेचक, खसरा जैसी बीमारियां जिनके खिलाफ वहां के लोगों के शरीर में कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी। इन बीमारियों ने एक महामारी का रूप ले लिया, जिसने सेनाओं से कहीं ज्यादा जाने ली और पूरी की पूरी सभ्यताओं को घुटनों पर ला दिया। कुछ दशकों के बाद अंग्रेज आए, जेम्सटाउन जैसी बस्तियां बसाई गईं। कागज पर ये एक बहुत बड़ा वादा था, यूरोप में हो रहे धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति का, एक नई और आज़ाद जिंदगी का। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत में ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक चीज पर टिका था, तंबाकू। और इस लालची, मुनाफे पर आधारित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया गया जो अमेरिका की आत्मा में एक स्थायी जख्म बनकर रह गया, अफ्रीका से इंसानों को गुलाम बनाकर लाना। और यहीं पर अमेरिका का वो सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा हुआ जिसने उसके पूरे इतिहास को शिकिल दिया। जो लोग खुद आज़ादी और बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे, वो अपनी किस्मत बनाने के लिए दूसरों की आज़ादी और जिंदगी छीन रहे थे। ये विरोधाभास कोई बाहरी चीज नहीं था, ये राष्ट्र के जन्म के साथ ही उसकी आत्मा का, उसके डीएनए का हिस्सा बन गया। और अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां ये राष्ट्र अपनी ही आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ता है।
लेकिन उस जीत के तुरंत बाद एक और भी ज्यादा क्रूर और भयानक आंतरिक संघर्ष में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही बनाए हुए महान आदर्शों पर खरा नहीं उतर पा रहा था। जब ब्रिटेन की सरकार ने टैक्स का बोझ बढ़ाना शुरू किया तो अमेरिका की कॉलोनियों ने बगावत कर दी, और इस बगावत की आग से एक ऐसा विचार पैदा हुआ जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो विचार था ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक राजनीतिक भूकंप था, एक ऐसी चिंगारी जिसने फ्रांस से लेकर लैटिन अमेरिका तक क्रांतियों की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन अमेरिका के अपने ही घर के अंदर एक गहरा, नासूर बन चुका विरोधाभास था। एक तरफ ऊंची आवाज में आज़ादी और बराबरी का नारा लगाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ लाखों इंसान जंजीरों में जकड़े हुए थे। विचार बहुत शक्तिशाली था, पर हकीकत बहुत दोषपूर्ण थी। देश जैसे जैसे पश्चिम की ओर फैल रहा था, गुलामी की जड़ें और भी गहरी होती जा रही थी। उत्तर एक औद्योगिक पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहता था, जबकि दक्षिण अपनी बागानों वाली गुलामी पर टिकी अर्थव्यवस्था को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 1861 में ये विरोधाभास इतना बढ़ गया, इतना असहनीय हो गया कि देश दो टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद हुआ गृह युद्ध, सिविल वॉर। अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में ये खूनी जंग लड़ी गई और जीती गई, और कानूनी तौर पर गुलामी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या लड़ाई सच में खत्म हुई? नहीं, लड़ाई ने बस अपना रूप बदल लिया। नस्लवाद अब खुलेआम गुलामी के रूप में नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था का हिस्सा बनकर सामने आया। इसे जिम क्रो कानूनों का नाम दिया गया। ये ऐसे नियम थे जो नस्ल के आधार पर समाज की हर चीज को अलग करते थे, पानी के नल से लेकर बस की सीटों और स्कूलों तक। अमेरिका एक देश के तौर पर बच तो गया, पर उसने अपने ही लोगों के खिलाफ एक युद्ध जीता था, और उसके जख्म बहुत बहुत गहरे थे। इसके बाद राष्ट्र ने एक बिल्कुल नई यात्रा शुरू की, एक ऐसे गणराज्य से जो अपने आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ था, एक ऐसी औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बनने की तरफ जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस बेहिसाब ताकत के साथ नैतिक दुविधाएं और एक बहुत भारी बोझ भी आया। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते अमेरिका एक आर्थिक सुनामी बन चुका था। स्टील, तेल, कारें, रेलरोड, बैंक्स, हर क्षेत्र में इसने औद्योगिक दुनिया के बाकी सभी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। ये एक सुनहरा दौर लग रहा था जिसे द गिल्डेड एज कहा गया, लेकिन इस चमक के नीचे बहुत अंधेरा भी था। और फिर 1929 में जब वॉल स्ट्रीट का बाजार क्रैश हुआ तो ये सुनहरा सपना एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। महामंदी ने लाखों लोगों को बेरोजगार और बेघर कर दिया, और देश को पहली बार अपनी आर्थिक शक्ति की सीमाओं का कड़वा एहसास हुआ। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने अमेरिका को झकझोरकर इस जंग में खींच लिया, और 1945 में जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो दुनिया ने पहली बार देखा कि अमेरिका के पास अब परम हथियार है, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरे इंसानियत को खत्म कर सकती थी। उस दिन अमेरिका सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति बन गया जिससे दुनिया डरने लगी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान तो पूरी तरह तबाह हो चुके थे, लेकिन अमेरिका की जमीन पर एक खरोश तक नहीं आई थी, और यहीं से एक अकेली निर्विवाद महाशक्ति का आधिकारिक तौर पर जन्म हुआ। फिर शुरू हुआ सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध, दो विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच दुनिया पर कब्जे की एक वैश्विक जंग। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी जहां सेनाएं आमने सामने हों, ये प्रभाव की लड़ाई थी, एक ऐसी जंग जो वियतनाम के घने जंगलों, कोरिया की बर्फीली पहाड़ियों, लैटिन अमेरिका में किए गए गुप्त सत्ता परिवर्तनों, हॉलीवुड की फिल्मों और अंत में चांद तक पहुंचने की दौड़ के जरिए लड़ी गई। और फिर अचानक 1991 में सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शीत युद्ध खत्म हो गया। जो बाहरी दुश्मन 50 सालों तक अमेरिका को एकजुट रखे हुए था, वो गायब हो गया। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। अब देश को अपने ही अंदर के विभाजनों और दरारों का सामना करना था और दुनिया में अपनी नई भूमिका पर सवाल उठाना था। 1991 में बर्लिन की दीवार गिर गई, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि दुनिया में सिर्फ एक और केवल एक महाशक्ति बची थी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अमेरिका हमेशा के लिए जीत गया है, लेकिन ये शांति और आत्मविश्वास का दौर ज्यादा दिन नहीं चला।
11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने विमानों को ट्विन टावर्स और पेंटागन से टकरा दिया तो उस दिन उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि अमेरिका अपने 2 महासागरों के पीछे बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद शुरू हुआ आतंक के खिलाफ युद्ध, एक ऐसा अंतहीन संघर्ष जो 20 साल तक चला और जिसने ये मुश्किल सवाल खड़ा किया, क्या लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर दुनिया में फैलाया जा सकता है? और ये सारी घटनाएं हमें आज के दौर तक ले आती हैं। आज अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रांड है, एक विशाल सैन्य परिसर है और एक ऐसी सांस्कृतिक मशीन है जिसकी पहुंच दुनिया के हर कोने में है। लेकिन उसकी अपनी नींव में दरारें अब पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाई दे रही हैं। 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच एक गहरी और कड़वी खाई, नस्लीय तनाव जो बार बार सतह पर आ जाता है, और पहली बार चीन के रूप में एक ऐसी आर्थिक और तकनीकी चुनौती जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया। ऐसा लगता है कि कहानी घूमकर वहीं आ गई है जहां मुख्य संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि एक बार फिर से आंतरिक हो गया है। तो जब हम इस पूरी कहानी को, इसकी तमाम परतों को एक साथ देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि अमेरिका का इतिहास एक सतत, कभी न खत्म होने वाले विरोधाभास की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका अंत अभी तक नहीं लिखा गया है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इसी एक सच पर पहुँचते हैं कि अमेरिका की पहचान उसके अंदर बसे इन विरोधाभासों से ही बनती है। ये आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक भी है और दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने का आरोपी भी। ये इनोवेशन और नई तकनीक का केंद्र भी है और वैश्विक प्रभुत्व का एक चालाक खिलाड़ी भी। ये एक देश से ज्यादा एक विचार है, और विचार कभी मरते नहीं हैं। वो या तो समय के साथ विकसित होते हैं या फिर अपने ही बोझ तले टूट जाते हैं। और इसीलिए हम इस कहानी को इस अंतिम विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ते हैं। 21वीं सदी में अमेरिका को खुद ये तय करना होगा कि वो कौन सा रास्ता चुनेगा। क्या वो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का अगुवा बनेगा, जैसा कि वो हमेशा दावा करता आया है, या फिर वो दुनिया में केवल अपनी शक्ति और अपने हितों का रक्षक बनकर रह जाएगा? इतिहास अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।